जय बाबा श्रीखंड महादेव जी की। भक्तों, आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो है श्रीखंड महादेव जी यात्रा का रूट। आप अपने यहाँ से श्रीखंड महादेव जी कैलाश तक कैसे पहुँच सकते हैं, यात्रा में कौन कौन से पड़ाव आते हैं, रुकने और खाने पीने की क्या व्यवस्था है, ट्रैक कैसा है, ये सभी जानकारियाँ हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। तो कृपया आप सभी इस वीडियो को पूरा देखें। पंच कैलाशों में से एक कैलाश के रूप में प्रतिष्ठित श्रीखंड महादेव जी भक्तों के लिए अत्यधिक आध्यात्मिक महत्व रखते हैं। हिमाचल प्रदेश के राजसी हिमालय में बसा यह पवित्र शिखर लगभग 18,570 फीट की ऊंचाई पर स्थित है, जो अपने लुभावने दृश्यों और दिव्य आभा से तीर्थयात्रियों और ट्रैकर्स को समान रूप से आकर्षित करता है। श्रीखंड महादेव जी की यात्रा आस्था और धीरज की परीक्षा है, क्योंकि इसमें हरे भरे घास के मैदानों, घने जंगलों और चट्टानी इलाकों, बर्फीले ग्लेशियर से होते हुए ट्रैकिंग करना शामिल है, जिसमें श्रीखंड महादेव जी कैलाश तक पहुंचना अंतिम गंतव्य है। भगवान शिव जी का निवास स्थान माने जाने वाले श्रीखंड महादेव जी की यात्रा सिर्फ एक ट्रैक नहीं बल्कि एक तीर्थ यात्रा है, जहां परिवर्तनकारी अनुभव है, जहां हर कदम भक्ति से गूंजता है और आत्मा को दिव्यता की उपस्थिति का एहसास होता है। यह पूजनीय कैलाश आध्यात्मिक जागृति और सर्वोच्च से संबंध का प्रतीक है। इस यात्रा में खड़ी चढ़ाई, चट्टानी इलाके और ऊंचे ऊंचे परिदृश्यों को पार करना पड़ता है। यह यात्रा लगभग 32 किलोमीटर एक तरफ की है। दोनों तरफ आना और जाना लगभग 64 किलोमीटर है और इसे पूरा करने में आमतौर पर लगभग 8 से 10 दिन का समय लगता है। श्रीखंड महादेव जी यात्रा पर जाने के लिए सबसे पहले आपको अपने शहर से शिमला तक पहुंचना होता है। शिमला तक आप सड़क मार्ग, रेल मार्ग या हवाई मार्ग से पहुंच सकते हैं। दिल्ली चंडीगढ़ से शिमला जाने के लिए कनेक्टिविटी काफ़ी अच्छी है। दिल्ली से शिमला के लिए कई प्राइवेट और सरकारी एसी और नॉन एसी बसें चलती हैं। ये बसें दिल्ली में कई स्थानों से रवाना होती हैं, जिनमें मुख्यतः कश्मीरी गेट और आनंद विहार जैसे इंटर स्टेट बस टर्मिनल शामिल हैं। दिल्ली से शिमला के लिए बस का किराया बस के टाइप, एसी या नॉन एसी और बस में मिलने वाली सुविधाओं पर डिपेंड करता है। यह किराया आमतौर पर 500 से 1500 रुपये के बीच में होता है। अगर आपको बजट में टिकट बुक करनी है तो आप HRTC हिमाचल रोडवेज की बसों से ट्रैवल करें। बजट में यात्रा करने वालों के लिए ये एक अच्छा विकल्प है। दिल्ली से शिमला की सड़क मार्ग से दूरी लगभग 352 किलोमीटर है और यहाँ तक पहुँचने में लगभग 8 से 10 घंटे का समय लगता है। इसके अलावा आप कैब या अपनी पर्सनल कार द्वारा भी जा सकते हैं। अगर आप ट्रेन द्वारा अपनी जर्नी प्लान करते हैं तो आपको दिल्ली से कालका के लिए ट्रेन बुक करनी है, क्योंकि दिल्ली से शिमला तक डायरेक्ट ट्रेन कनेक्टिविटी नहीं है। कालका शिमला का नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है। कालका से शिमला के लिए टॉय ट्रेन भी चलती है। यदि आप टॉय ट्रेन नहीं लेना चाहते हैं तो आप बाई रोड प्राइवेट या पब्लिक ट्रांसपोर्ट से शिमला तक पहुंच सकते हैं। अब बात करते हैं फ़्लाइट की। तो दिल्ली से जुबरहट्टी शिमला एयरपोर्ट के लिए लिमिटेड फ़्लाइट्स रहती हैं। जुबरहट्टी एयरपोर्ट से शिमला सिटी लगभग 23 किलोमीटर की दूरी पर है। दिल्ली से शिमला तक की फ़्लाइट लगभग 1 घंटे 30 मिनट की रहती हैं। जुबरहट्टी एयरपोर्ट से आप कैब या शेयरिंग ट्रांसपोर्ट ले आगे की यात्रा तय करने के लिए शिमला बस स्टैंड तक पहुंच सकते हैं। शिमला बस स्टैंड से आपको रामपुर बुशहर या निरमंड तक की डायरेक्ट बस मिल जाएंगी। इसके अलावा आप शेयरिंग टैक्सी या कैब से भी निरमंड तक पहुंच सकते हैं। निरमंड जिले से लगभग 2 किलोमीटर पहले ही निरमंड पुल के पास ऊपर पहाड़ी पर देवडांग गुफा स्थित है। निरमंड पुल को पार करने के बाद देवडांग गुफा के लिए ट्रैक शुरू हो जाता है। जो भी यात्री ट्रैक कर इस गुफा तक दर्शन के लिए पहुंचना चाहते हैं, उनके लिए ये शॉर्टकट रास्ता है देवडांग गुफा तक पहुंचने का। श्रीखंड महादेव जी की यात्रा पर जाने से पहले देवडांग गुफा के दर्शन करने की मान्यता है। तो यदि आप देवडांग गुफा के दर्शन के लिए जा रहे हैं तो आप निरमंड पुल पर उतर जाएं और यहाँ से पैदल यात्रा कर देवडांग मंदिर तक पहुँच सकते हैं। यदि आप निरमंड पुल पर नहीं उतरते हैं तो आप
निर्मन पहुंचने के बाद भी देवडांग गुफा दर्शन के लिए शेयरिंग या प्राइवेट टैक्सी बुक करके जा सकते हैं। निर्मन से आपको देवडांग गुफा तक जाने के लिए ट्रांसपोर्ट मिल जाएगा। देवडांग गुफा के दर्शन के बाद यहाँ मंदिर के ऊपर पहाड़ी पर जो रोड है, यहाँ से आपको बागी पुल या जाओ के लिए शेयरिंग टैक्सी या बसेस मिल जाती हैं। आप बस या टैक्सी के द्वारा जाओ तक पहुँच सकते हैं। बसेस अधिकतर आपको बागी पुल तक ही छोड़ती हैं। उसके बाद बागी पुल से जाओ के लिए आपको शेयरिंग गाड़ियों से ही जाना होता है, क्योंकि बागी पुल से जाओ जाने के लिए लगभग 8 किलोमीटर का जो रास्ता है वो कच्चा रास्ता है। श्रीखंड महादेव जी के लिए पैदल यात्रा जाओ विलेज से ही शुरू होती है। यदि आप जाओ में स्टे करना चाहते हैं तो यहाँ पर पंजाब वालों का लंगर है। उसमें रुकने, खाने पीने, वॉशरूम की सुविधा है। इसके अलावा जाओ में आपको होम स्टे भी मिल जाएंगे, आप वहाँ पर भी रुक सकते हैं। यदि आप यात्रा के लिए कोई सामान भूल गए हैं तो जाओ आखिरी जगह है जहाँ से आप यात्रा का सामान खरीद सकते हैं। जाओ से सिंहगाड बेस कैंप लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। सिंहगाड में भी यात्रियों के रुकने के लिए इंतजाम रहते हैं। वहाँ पर भी आपको लंगर और टेंट की सुविधा मिल जाएगी। लेकिन यात्रा समय में अधिक यात्री होने के कारण सिंहगाड बेस कैंप में भक्तों की काफ़ी भीड़ रहती है। इसीलिए कई बार रुकने की जगह न मिल पाने के कारण यात्रियों को वापस जाओ आना पड़ता है। यदि आप सिंहगाड रुकने का प्लान कर रहे हैं तो कृपया आप जाओ में ही पता कर लें कि सिंहगाड में रुकने की जगह मिल पाएगी या नहीं। जाओ में रात्रि विश्राम के बाद आप सुबह सुबह लगभग 4 बजे जाओ से अपनी यात्रा शुरू कर सकते हैं, क्योंकि सुबह 6 बजे से ही सिंहगाड बेस कैंप से भक्तों को यात्रा शुरू करने की परमिशन मिलती है। सिंहगाड बेस कैंप पर यात्रा पर जाने वाले यात्रियों के यात्रा परमिट और मेडिकल सर्टिफिकेट की चेकिंग होती है। और जिन भी भक्तों ने ऑनलाइन पंजीकरण नहीं करवाया है वो सिंहगाड बेस कैंप में ही अपना ऑन स्पॉट मेडिकल और रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो जो भी भक्त मेडिकल और रजिस्ट्रेशन नहीं करवा के आते हैं उन सभी का यात्रा परमिट सिंहगाड बेस कैंप में ही बन जाता है। यात्रा परमिट की जो डेट है वो आपकी सिंहगाड बेस कैंप से यात्रा शुरू करने की डेट होती है। सिंहगाड बेस कैंप पर भक्तों के लिए भंडारे की सुविधा भी रहती है। तो यहाँ पर यात्रा परमिट की चेकिंग और भंडारों में हल्का भोजन करने के बाद आप यात्रा की शुरुआत करें। थाचड़ू जो कि यात्रा का अगला बेस कैंप है वो सिंहगाड बेस कैंप से लगभग 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। सिंहगाड से आगे का जो ट्रैक है वो बराठी नाले का है। बराठी नाला 2 छोटी नदियों के संगम का स्थान है। बराठी नाले तक का ट्रैक बहुत ही शानदार है। यह लगभग 3 किलोमीटर का ट्रैक है और इसमें लगभग 1.5 से 2 घंटे का समय लगता है। यात्रा मार्ग में जगह जगह पर खाने पीने की शॉप्स और टेंट्स की सुविधा रहती है। यहाँ पर कुछ खाने के बाद थोड़ी देर के लिए आप आराम करने के लिए रुक सकते हैं। बराठी नाले से थाचड़ू तक लगभग 9 किलोमीटर की डंडाधार की खड़ी चढ़ाई है, जिसमें लगभग 6 से 8 घंटे लगते हैं। इस चढ़ाई के लिए अच्छी सहन शक्ति की आवश्यकता होती है। बराठी नाले से थाचड़ू तक की चढ़ाई देवदार के घने जंगलों से होकर जाती है। आप यहाँ पर नदियों और झरनों की आवाज़ साफ सुन सकते हैं। चढ़ाई के दौरान एनर्जी बनाए रखने के लिए आप पानी की बोतल, कुछ खट्टी मीठी टॉफ़ियाँ, ड्राई फ्रूट्स, चॉकलेट्स अपने साथ ज़रूर रखें। थाचड़ू में रुकने के लिए टेंट और भोजन के लिए भंडारे की सुविधा रहती है। यदि आप चाहें तो आप नाइट स्टे के लिए यहाँ पर रुक सकते हैं। यदि आप अभी और यात्रा कर सकते हैं तो आप थाचड़ू में स्टे न करके काली टॉप, जिसे कि काली घाटी भी कहा जाता है, वहाँ पर स्टे कर सकते हैं। थाचड़ू से काली टॉप तक 3 किलोमीटर की सीधी चढ़ाई है। यहाँ तक पहुँचने में लगभग 2 से 3 घंटे का समय लगता है, क्योंकि यहाँ तक का रास्ता काफ़ी मुश्किल है। काली टॉप के रास्ते में हिमालय के कुछ दुर्लभ फूल देखने को मिलते हैं। थाचड़ू से काली टॉप के रास्ते में एक तरफ सकरा रास्ता तो दूसरी तरफ गहरी खाई है। लगभग 2 घंटे की चढ़ाई के बाद आप बड़ी बड़ी चट्टानों से भरी एक खुली जगह पर पहुंचते हैं। यहाँ से काली घाटी पहुंचने में लगभग 25 से 30 मिनट का समय लगता है।
काली टॉप डंडाधार का शीर्ष है और यह लगभग 12,778 फीट की ऊंचाई पर है। बराठी नाला से शुरू हुई खड़ी चढ़ाई यहीं आकर खत्म होती है। काली टॉप से आप हिमालय का 360 डिग्री का व्यू देख सकते हैं। काली टॉप पर मां काली जी को समर्पित एक छोटा सा मंदिर भी है। काली टॉप पर यात्रियों के रुकने के लिए टेंट की सुविधा भी रहती है, लेकिन थाचड़ू के कंपैरिजन में यहाँ पर टेंट कम रहते हैं और यहाँ पर भंडारे की सुविधा भी नहीं रहती है। काली टॉप पर टेंट बुकिंग के साथ ही आपको खाने पीने की सुविधा भी मिल जाती है। टेंट और फूड के जो भी चार्जेस रहते हैं वो पे करके आप यहाँ पर नाइट स्टे के लिए रुक सकते हैं। काली टॉप से भी श्रीखंड महादेव जी के दर्शन होते हैं। आप काली टॉप में मां काली जी के मंदिर के पास से ही श्रीखंड महादेव जी कैलाश के दर्शन कर सकते हैं। काली टॉप पर नाइट स्टे के बाद अगले दिन काली टॉप से मां काली जी के दर्शन एवं पूजा के बाद यहाँ से अगली यात्रा शुरू हो जाती है। काली टॉप से भीमद्वार लगभग 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। सबसे पहले काली टॉप से ट्रैक भीमतलाई की ओर बढ़ता है जो लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस दूरी को तय करने में लगभग 1 घंटे का समय लगता है। यह ट्रैक थोड़ा आसान है। यहाँ पर मार्ग में चाय नाश्ते के लिए एक भंडारा है। आप चाय पानी की सेवा ले यहाँ से आगे की यात्रा जारी रखें। भीमतलाई पहुँचने के बाद यहाँ पर भी एक भंडारा है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भीमतलाई में 5 पांडव भाइयों में से एक भीम जी यहाँ पर स्नान किया करते थे। यह स्थान ऊंची चोटियों, हरे घास के मैदानों और छोटे झरनों से घिरा हुआ है। भीमतलाई में थोड़ा विश्राम कर भंडारे में भोजन ग्रहण करने के बाद भक्त कुंशा के लिए अपनी यात्रा शुरू करते हैं। भीमतलाई से लगभग 2 किलोमीटर आगे कुंशा तक का ट्रैक थोड़ा राहत भरा है। इस ट्रैक को पूरा करने में लगभग 2 से 2.5 घंटे का समय लगता है। बड़े घास के मैदान को पार करने के बाद आपको एक ग्लेशियर पार करना होगा। इस ग्लेशियर से कुंशा तक चट्टानों के साथ एक सीधी चढ़ाई है। लगभग 12,746 फीट की ऊंचाई पर स्थित कुंशा एक ऐसी जगह है जो बड़े झरनों से घिरी हुई है। कुंशा में भी टेंट्स और शॉप्स रहती हैं। आप यहाँ हल्का खा पीकर थोड़ा आराम करने के लिए रुक सकते हैं। कुंशा से भीमद्वार तक छोटे छोटे उतार चढ़ाव के साथ एक समतल रास्ता है। कुंशा से भीमद्वार का ट्रैक लगभग 3 किलोमीटर का है। यहाँ तक पहुँचने में लगभग 2 से 2.5 घंटे का समय लगता है। भीमद्वार का रास्ता दुर्लभ हिमालयी फूलों और विभिन्न झाड़ियों से भरा हुआ है। यह जगह इतनी चौड़ी है कि यहाँ से गहरी घाटियाँ, बड़े झरने और रास्ते में बहने वाली कुछ छोटी छोटी नदियों का सुहावना दृश्य दिखाई देता है। 2 से 2.5 घंटे की यात्रा के बाद आप अपने अगले पड़ाव भीमद्वार पर पहुँचते हैं। कहा जाता है कि पांडव वनवास के दौरान यहाँ रुके थे। आज इस स्थान को भीमद्वार के नाम से जाना जाता है। यहाँ प्राकृतिक गुफाएं भी बनी हुई हैं। काफ़ी तीर्थयात्री आराम करने के लिए इस गुफा का उपयोग करते हैं। भीमद्वार पर रुकने के लिए टेंट और भोजन के लिए भंडारे की सुविधा भी रहती है। यदि पार्वती बाग में रुकने की सुविधा नहीं रहती है या परमिशन नहीं मिलती है तो सभी भक्त भीमद्वार पर ही रात्रि विश्राम के लिए रुकते हैं। यदि पार्वती बाग पर रुकने की परमिशन होती है तो भक्त भीमद्वार पर कुछ देर आराम कर पार्वती बाग तक की यात्रा कर पार्वती बाग में स्टे करते हैं। भीमद्वार में रात्रि विश्राम के बाद लगभग रात को 2 बजे ही भक्त बाबा जी के दर्शन के लिए निकल जाते हैं। भीमद्वार से पार्वती बाग के रास्ते में आपको इस ट्रैक के सबसे बड़े झरने को पार करना होता है। लगभग 13,622 फीट की ऊंचाई पर स्थित पार्वती बाग भीमद्वार से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। पार्वती बाग पहुंचने में लगभग 2 घंटे का समय लगता है। भीमद्वार से बड़े झरने तक का रास्ता आसान है, लेकिन झरने को पार करना थोड़ा मुश्किल है। झरने को पार करने के बाद पार्वती बाग तक 1.5 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई है। ऐसा माना जाता है कि माता पार्वती जी इस स्थान पर रुकी थीं, इसीलिए इसे पार्वती बाग कहा जाता है। यहाँ पर माता पार्वती जी का एक छोटा सा मंदिर है। यहाँ दर्शन एवं पूजा के बाद भक्त आगे की यात्रा पर जाते हैं। यह जगह उच्च हिमालय
दुर्लभ फूलों से भरी हुई है और दुर्लभतम ब्रह्मकमल के लिए प्रसिद्ध है। यह स्थान पवित्र श्रीखंड कैलाश जी के ठीक नीचे स्थित है। पार्वती बाग वह आखिरी स्थान है जहां आपको घास और कुछ ऊंची झाड़ियां और जड़ी बूटियां मिल सकती हैं। पार्वती बाग से आगे की यात्रा शुरू करने से पहले यह सुनिश्चित कर लें कि आपके पास कुछ खाने पीने का हो, क्योंकि पार्वती बाग के बाद आपको खाने का सामान नहीं मिलेगा। इसीलिए आप अपने साथ चॉकलेट्स, बिस्किट, नमकीन, ड्राई फ्रूट्स, पराठा, इस तरह का कुछ खाने पीने का आइटम अपने बैग में लेकर जरूर चलें। पार्वती बाग के बाद अधिकतर आप ग्लेशियरों और बर्फ पर ही ट्रैक करेंगे। पार्वती बाग से श्रीखंड महादेव जी कैलाश लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। श्रीखंड कैलाश जी यात्रा मार्ग में आपको ग्लेशियर, झरने और पत्थर की सुरंगें पार करनी होती हैं। नैन सरोवर लगभग 14,257 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यह एक पवित्र झील है। पार्वती बाग से नैन सरोवर झील तक का ट्रैक का पहला भाग बर्फ और पत्थरों से भरा हुआ है। नैन सरोवर झील पहुंचने में लगभग 2 घंटे का समय लगता है। ऐसा माना जाता है कि नैन सरोवर झील माता पार्वती जी के आंसुओं से बनी हुई है। नैन सरोवर झील में कई भक्त स्नान करते हैं तो कई भक्त हाथ मुंह धोकर अपने तन मन को पावन करते हैं और कुछ देर यहाँ आराम करते हैं। नैन सरोवर से आगे की यात्रा करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आपके पास पर्याप्त पानी आगे की यात्रा के लिए आपके साथ होना ज़रूरी है, क्योंकि अब आगे का जो ट्रैक है वो चुनौतीपूर्ण है और वहाँ पर कहीं भी आपको पानी की सुविधा नहीं मिलेगी। नैन सरोवर से श्रीखंड कैलाश जी की ओर जाने वाला ट्रैक बहुत ही खड़ी और दुर्गम चढ़ाई वाला है। नैन सरोवर से इस ट्रैक का पहला हिस्सा लगभग 200 मीटर ग्लेशियर का है। इस ग्लेशियर को आपको रस्सी पकड़कर ही पार करना होता है। यहाँ पर रस्सियाँ लगी रहती हैं, आप रस्सियों के सहारे इस ग्लेशियर को पार करें। सिर्फ आधा किलोमीटर के इस ट्रैक को पूरा करने में लगभग 1 घंटे का समय लगता है। इस ट्रैक को पूरा करने के लिए भक्तों का भोले बाबा जी पर अटूट विश्वास और दृढ़ संकल्प होना ज़रूरी है और इसे पार करते समय आपको बहुत ही ज़्यादा धीरज बनाए रखने की ज़रूरत है। यह ट्रैक पूरा करने के बाद आप एक चट्टान की चोटी पर पहुंच जाते हैं। यहाँ से आप नैन सरोवर झील की खूबसूरती को साफ साफ देख सकते हैं। श्रीखंड महादेव जी की ओर बढ़ने पर आपको बड़े बड़े पत्थर और ग्लेशियर दिखाई देंगे। अगर आप सुबह सुबह यहाँ पहुँचते हैं तो आप यहाँ से किन्नौर पर्वत की खूबसूरती को भी देख सकते हैं। इसके बाद ट्रैक का अगला हिस्सा ग्लेशियर से भरा हुआ है और बहुत कम जगहों पर बर्फ है। श्रीखंड महादेव जी के दर्शन के लिए आपको 7 छोटी चोटियां चढ़नी होंगी। रास्ते में आप महसूस कर सकते हैं कि जैसे ही सूरज उगता है आप बादलों से भी ऊपर हैं। भीमबही के रास्ते में आपको कई छोटे पत्थर की सुरंगों, ग्लेशियरों को पार करना होगा। भीमबही लगभग 15,921 फीट की ऊंचाई पर भीम को समर्पित एक पवित्र स्थान है। आप यहाँ पत्थर पर अलग अलग निशान देख सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि भीम ने एक बार यहाँ से स्वर्ग तक जाने के लिए सीढ़ियाँ बनाई थी, लेकिन समय की कमी होने के कारण यह पूरी नहीं हो पाई। आपको यहाँ एक के ऊपर एक कई पत्थर दिखेंगे जो कि सीढ़ी की तरह दिखते हैं। भीमबही से आप पवित्र श्रीखंड कैलाश जी के दर्शन कर सकते हैं। यहाँ से श्रीखंड महादेव जी पहुँचने में लगभग 1 घंटे का समय लगता है। श्रीखंड महादेव जी पहुँचने के लिए आपको 3 से 4 बड़े बड़े ग्लेशियर को पार करना पड़ता है। श्रीखंड महादेव जी पहुँचने के बाद यहाँ से 3 तरफ से हिमालय का अंतरिम नज़ारा दिखता है और एक तरफ से रामपुर सरान और शिमला की पहाड़ियों का जादुई नज़ारा दिखता है। लगभग 18,570 फीट की ऊंचाई पर स्थित श्रीखंड महादेव जी दर्शन के बाद भक्तों को दिव्य अनुभूति का एहसास होता है। यह एक ऐसा पवित्र दिव्य स्थान है जहाँ के कण कण में भोले बाबा जी का वास है। तो भक्तों, यात्रा पर जाने के लिए जो रूट है, इसी रूट से आपको वापस आना होता है। वापसी यात्रा में वही सभी पड़ाव आपको मिलेंगे जो कि यात्रा पर जाते समय मिले थे। तो इस तरह से यात्रा पर जाते समय आप पहला स्टेज जाओ या सिंगाड़ में,
दूसरा स्टे थाचरू या काली टॉप में, तीसरा स्टे भीमद्वार या पार्वती बाग में, फोर्थ स्टे श्रीखंड महादेव जी के दर्शन प्राप्त करने के बाद वापसी में पार्वती बाग या भीमद्वार में, उसके बाद फिफ्थ स्टे काली टॉप या थाचरू में, उसके बाद सिक्स्थ डे आप अपनी यात्रा पूरी कर जाओ वापस आ जाएं। जाओ से शिमला के लिए आपको शेयरिंग टैक्सी मिल जाएंगी। शिमला से आप रात को या नेक्स्ट डे सुबह बस लेकर अपने शहर वापस पहुंच सकते हैं। तो भक्तों, जाओ से यात्रा पर जाने और वापस जाओ तक आने में कम से कम 3 से 4 दिन का समय लगता है और उसके अलावा आपको अपने शहर से जाओ पहुंचने में जितना टाइम लगेगा उसके हिसाब से आप अपनी यात्रा का प्लान करें। कभी कभी मौसम खराब होने या तबीयत बिगड़ने के कारण आपको यात्रा में स्टे करना पड़ सकता है। इसीलिए हमारा सुझाव है कि आप अपनी यात्रा में 1 या 2 दिन का अतिरिक्त समय लेकर चलें। अगर बात की जाए जाओ से श्रीखंड महादेव जी तक, तो यह ट्रैक 32 किलोमीटर का है और 32 किलोमीटर तक वापसी का ट्रैक आपको पैदल ही तय करना होता है। तो भक्तों, ये थी श्रीखंड महादेव जी यात्रा मार्ग की संपूर्ण जानकारी। यदि आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो कृपया आप सभी इस वीडियो को लाइक करें और अन्य भक्तों के साथ भी इस जानकारी को शेयर करें। यात्रा से जुड़ी किसी भी प्रकार की जानकारी प्राप्त करने के लिए कृपया आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जानकारी प्राप्त करें। भोले बाबा जी के आशीर्वाद से हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम जल्द से जल्द और सही जानकारी आप सभी भक्तों तक पहुंचा सकें। जय बाबा श्रीखंड महादेव जी की।